नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस के जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं, अब इसमें क्या होगा, वोकैब वाला सेक्शन तो आपके साथ पूछे ही जाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पर देखो, वैसे ईडियम और फ्रेजेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 100 ईडियम और फ्रेजेस आपके सामने सेलेक्ट करके लाए हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसे वो क्वेश्चन हैं जो अक्सर ज़्यादातर रिपीट किए हुए हैं सारे एसएससी एग्जाम्स में, चाहे फिर आपको वो सीएचएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो। तो यहाँ पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम और फ्रेजेस को मैंने कंपाइल किया है, जहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये आपकी जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर हमने जो 100 ईडियम और फ्रेजेस हैं, इसके हमने 2 पार्ट बनाए हैं वीडियो के। ये वाला जो है आज पार्ट पहला है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 50 ईडियम और फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। और फिर अगली वीडियो में आप देखेंगे दूसरा वाला पार्ट, जहाँ पे जो बचे हुए हमारे 50 ईडियम और फ्रेजेस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम देने जाने से पहले, वैसे तो और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम देने जाने से पहले आपको ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस देख कर ही जाने हैं। ठीक है, तो जल्दी करेंगे जिससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आपको कम समय भी लगेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने दिया गया एवरी इंच अ जेंटलमैन, ये आपके सामने ईडियम, इसका मतलब आपको बताना है एवरी इंच अ जेंटलमैन, यानी कोई व्यक्ति है जिसका हर इंच का मतलब होता है एक छोटा छोटा पार्ट क्या है, जेंटलमैन है। जेंटलमैन का मतलब होता है पूर्णतः, पूरी तरीके से वो व्यक्ति कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पे इंटायरली वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एवरी इंच इन अ समथिंग, यानी कि कंप्लीटली। ठीक है, तो यूजुअली स्ट्रेंथिंग आ फॉलोइंग एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो जो व्यक्ति संपूर्णतः पूरे तरीके से जेंटलमैन हो या संपूर्णतः के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इंटायरली वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। गाल एंड वार्मवुड, क्या लिखा हुआ है, गाल एंड वार्मवुड, इसका मतलब आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, किसी व्यक्ति की जो तीव्र इच्छाएं होती हैं उनको बोलते हैं गाल एंड वार्मवुड। तो यहाँ पे जो बेस्ट आपका आंसर होगा वो होगा आपका हेटफुल, यानी किसी को क्या कर रहे हैं, आप अपमानित कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी के खिलाफ आपके अंदर है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट, किसी के खिलाफ जो आपके सामने खराब किसी के लिए विचार आ रहे हैं उसी को बोलते हैं गाल एंड वार्मवुड, यानी कि हेटफुल कंडीशन के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया, वेट बिहाइंड द ईयर्स, क्या लिखा हुआ है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका मतलब आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके पास नौसिखिया है, यानी कि जो एक्सपीरियंस है उसकी क्या है, कमी है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि करेक्ट इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कैसे, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, ऐसा बच्चा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि लैकिंग ऑफ एक्सपीरियंस या इमैच्योर। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा जो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुआ हो या उसमें एक्सपीरियंस की क्या है, कमी है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब हो जाएगा यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है, गेट द सैक, क्या दिया गया है, गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है किसी को क्या करना, डिसमिस कर देना। कोई जॉब में लगा हुआ है उसको उसके पद से निरस्त कर देना, यही कहलाता है डिसमिस कर देना। तो बी डिसमिस्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यहाँ पे नीचे मैंने एक्सप्लेन भी दिया है और मैं एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ। अगर मेरी बात कहीं पर स्किप भी हो जाती है और आपको समझ नहीं पाते तो आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट और PDF उस पर टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रिविजन करने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा क्योंकि मैंने विद एक्सप्लेनेशन इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च। तो यहाँ पे अंडरलाइन वाला पार्ट जो क्या, लेफ्ट मी इन द लर्च, यानी कि उसका कोई, मैं बहुत उदास हुआ जब मेरी जो दोस्त है लेफ्ट मी, कहाँ पे छोड़ के चली गई, लेफ्ट मी इन द लर्च। ये आपके सामने दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जल्दी बताओ क्या होगा, लेफ्ट मी इन द लर्च, कोई बताएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया, लेफ्ट मी इन द लर्च, यानी कि अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे, वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार किए बिना ही चली गई। हेल्प्ड मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, मेरी सही समय पर मदद की। एबंडन्ड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। अब ये देखो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, स्टॉप्ड हेल्पिंग मी इन इमरजेंसी। अब आपको कन्फ्यूजन किस में हो सकती है, सी और डी में हो सकती है। ठीक है, स्टॉप्ड हेल्पिंग मी इन इमरजेंसी मतलब कि इमरजेंसी में मेरी मदद करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा है। यानी कि व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च, मेरी जो बहन मतलब बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो मुझे छोड़ कर चली गई। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। कब, व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मुझे किसकी आवश्यकता थी, हेल्प की आवश्यकता थी, मतलब मेरी बुरी परिस्थिति में मुझको छोड़कर चली गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, टू ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। यानी कि कोई आपको कितना भी परेशान कर रहा है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को सह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर,
टू ईल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेज, यानी कोई आपको कितना परेशान कर रहा है, आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, ठीक है, तब भी आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को सह रहे हैं। यानी कि वैन वन इज सोन टू बी रॉन्ग, जब कोई गलत भी है तब भी आप उस चीज़ को सह रहे हैं, इसी को बोलते हैं आप गुस्से को पीना, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है कि जो आप क्या कर रहे हैं, कोई जो इन्फॉर्मेशन है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको रिवील कर रहे हैं, यानी कि उसको ओपनली क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू रिवील अ सीक्रेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है, इवनिंग ऑफ लाइफ। क्या लिखा हुआ है, इवनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी जो पुरानी उम्र है, यानी ओल्ड एज की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं जीवन का अंतिम समय, ठीक है, या जीवन की शाम, जीवन की संध्या। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इन्वेंट कॉक एंड वुल स्टोरीज। आपको क्या करना है, मुर्गा और वुल स्टोरीज बनानी है। एक्चुअली में ये लिखे बहुत अजीब होते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है, लाइक ही नहीं है, एक दूसरे से मैच ही नहीं करती हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी यानी कि मुर्गा और उसके क्या मैचिंग है, मुर्गा और बैल की कोई मैचिंग ही नहीं है, यानी एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरी, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जिनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। अ वाइल्डली एक्सैग्रेटेड और फाल्सीफाइड, यानी कि पूर्णतः रूप से झूठ जो स्टोरी होती है, कहानियाँ होती हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। नया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हरकुलियन टास्क। क्या है, अ हरकुलियन टास्क, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वर्क जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े, कोई ऐसा वर्क जिसमें आपको क्या करें, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े, उसको बोलते हैं हरकुलियन टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, अ टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, एक ऐसा कार्य जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमारा सिलेक्शन, जैसे कि हमारी जॉब, ठीक है। तो हमारे लिए जॉब लेना एक हरकुलियन टास्क बन चुका है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा और लोगों की अपेक्षा, तब हमारा जाके कहीं पर सिलेक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड अप टू द हिल्ट दैट चाइनाज इंटेंशंस आर बैड। अब यहाँ पे हम अगर कंप्लीट बात करेंगे कि यहाँ पे जो करेक्ट इडियम पहचानना बड़ी कंडीशन है, ये लिखा टू द हिल्ट, ये इसका इडियम है टू द हिल्ट, ठीक है। अब टू द हिल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग तरीके से, पूरे तरीके से उस काम को करना है, ठीक है। इट हैज़ बीन प्रूव्ड, ऐसा प्रूव हो चुका है, टू द हिल्ट दैट चाइनाज इंटेंशंस आर बैड, पूर्णतः ये बात सत्य हो चुकी है कि चाइना की जो इंटेंशन है हमारे लिए वो क्या है, बुरी है, यानी खराब है। तो टू द हिल्ट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से कोई चीज़ क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया गया है, क्या, आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है, मिस्टर मेहता इज थिंकिंग ऑफ रेस्टिंग ऑन हिज ओर्स, ठीक है। अब यहाँ पर रेस्ट ऑन हिज ओर्स, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लंबे समय के बाद आप क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, सफलता के बाद आप किसी काम को रोक रहे हैं, उसको बोलते हैं रेस्टिंग ऑन हिज ओर्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें कोई मिल रहा है क्या, टू डिपेंड ऑन इज सेविंग पे डिपेंड रहना, रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क, कठिन मेहनत के बाद रुक जाना, डू अ माइल्ड बिजनेस, टू कीप बिजी रहने के लिए बिजनेस करना, कोई मतलब ही निकल रहा है। रेस्टिंग ऑन ओर्स का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि रिलैक्स आफ्टर एक्सर्शन, यानी कि टू सीज टू मेक एन एफर्ट, रेस्ट ऑन वंस ओर्स, या रुक जाना, ये इसका करेक्ट मतलब होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया गया है, टू पिक होल्स। क्या दिया गया है, टू पिक होल्स, इसका मतलब क्या होता है, फाइंड मिस्टेक्स इन समथिंग समवन हैज डन और सेड, यानी कोई व्यक्ति ने कुछ किया है कार्य, और उस कार्य में आप क्या कर रहे हैं, गलतियां फाइंड कर रहे हैं, एरर्स फाइंड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं टू पिक द होल्स, यानी गलतियों को बारे में पता करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज समवन, पिक होल्स इन समथिंग, टू फाइंड मिस्टेक्स, ठीक है। टू शो दैट इट इज़ नॉट गुड और नॉट करेक्ट, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को, किसी चीज़ को गलत ठहराना, टू क्रिटिसाइज करना, इसी को बोलते हैं टू पिक होल्स, ठीक, गलतियाँ निकालना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया गया है, क्या, टू ड्राइव होम। अब भैया घर को कैसे चलाया जाता है, टू ड्राइव होम का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, उसी को बोलते हैं, जैसे घर चलाना एक हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं टू ड्राइव होम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम्फेसाइज का मतलब भी होता है कि क्या करना, कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एम्फेसाइज करना, ठीक है, ड्राइव करना, या इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, टू बैग द क्वेश्चन।
क्या लिखा हुआ है, टू बैक द क्वेश्चन, यानी कि कोई जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई भी जो बात आप बता रहे हैं उसके बारे में सत्यता की जांच करना, यानी कि जो वो चीज़ सत्य है या नहीं है उसकी जांच करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू टेक फॉर ग्रांटेड, किसी की परमिशन लेकर के उस चीज़ की सत्यता की जांच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सो फार एज हैजार्ड्स ऑफ पॉल्यूशन आर कंसर्न द ट्रैफिक पुलिसमैन बियर द ब्रंट। यहाँ पे जो बियर द ब्रंट है ये आपका इडियम है और इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि एक किसी का बड़ा हिस्सा, बियर द ब्रंट का मतलब होता है बड़ा हिस्सा। अब वो इफेक्ट हो सकता है, बच सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बियर द ब्रंट का मतलब होता है बड़ा हिस्सा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्ट आंसर क्या होगा, सफर द मोस्ट। ये भी देखो लिखा है मोस्ट हिस्सा यानी बड़ा हिस्सा, ये हो सकता है करेक्ट। आर एक्सपोज टू द डेंजर, कोई मतलब नहीं, फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, हैव टू टर्न द डेस्क, ये नहीं होगा। और सफर द मोस्ट यानी बड़े हिस्से को क्या करना, सफर करना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, टॉक शॉप। टॉक शॉप मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं किसी बिजनेस को लेकर के, तो टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन, किसी के बिजनेस के बारे में बातचीत करना, यही कहलाता है टॉक शॉप, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैच अ टार्टर। क्या लिखा हुआ है, कैच अ टार्टर। तो कैच और टार्टर का मतलब क्या होता है, किसी से डील करना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डील विथ अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, किसी जो ज़्यादा व्यक्ति हमसे ज्ञानी है या ज़्यादा हमारे बारे में इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसी को बात उसके बारे में डील करना ही कहलाता है कैच अ टार्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, कैप इन हैंड। क्या लिखा हुआ है, कैप इन हैंड, इसका मतलब क्या होता है कि हम्बल रिक्वेस्ट, किसी से प्रेम पूर्वक कोई आप काम कर रहे हैं, हम्बली, उसी को बोलते हैं कैप इन हैंड। ठीक है, सम्मान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, बैंडी बर्ड्स विथ। क्या लिखा हुआ है, बैंडी बर्ड्स विथ, यानी कि आर्ग्यू करना, यानी कि कोई गलती आपसे मान लो हो गई है और उसके बारे में आप आर्ग्यू कर, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, बी डाउन एंड आउट। क्या लिखा हुआ है, बी डाउन एंड आउट का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज़ की कमी हो जाना, कमी यानी जो स्पेशली कमी किसकी होती है, पैसों की होती है, यानी लैकिंग ऑफ फंड्स, लैकिंग ऑफ फंड्स, तो यानी कि डेस्टिट्यूट यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है जो रिसोर्स होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनकी कमी हो जाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, क्या, बी डाउन इन द डंप्स। क्या लिखा हुआ है, बी डाउन इन द डंप्स, यानी कि ऐसी दयनीय स्थिति। ठीक है, आप एक ऐसी स्थिति में हैं जो आपके लिए बहुत ही दयनीय है, यानी माइजरेबल कंडीशन में दिखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्या लिखा है, बी टू द फोर। क्या लिखा हुआ है, बी टू द फोर का मतलब होता है कि किसी की जो पोजीशन है, किसी की जो पोजीशन है उसमें क्या करना, परिवर्तन लाना, उसमें क्या करना है, एक आपको उसकी ओर जाना। इन पोजीशन हो सकता है, इनटू पोजीशन हो सकता है, टुवार्ड पोजीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे टू बी प्रोमिनेंट यहाँ पे करेक्ट मीनिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, क्या है, पुट आ स्पोक इन वंस व्हील। पुट आ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब आप लोग बताओ क्या होता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी का जो प्लान है, किसी के जो नियम हैं, उनको क्या कर रहे हैं, आपने बर्बाद कर दिया, सीक्रेटली क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, या उनको भैया किसी भी तरीके से जो व्यक्ति सफल हो सकता था, कहीं ना कहीं आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो ऑब्स्ट्रक्ट प्रोग्रेस, किसी की सफलता को आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, तो यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब होता है अपने बारे में सोचना। टू हैव सेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्व। ठीक है, अपना स्वार्थ देखना, किसी की आप मदद भी कर रहे हैं तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमने, टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड। टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, तो यानी कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो सही हो रही हैं तो आपने की जो कील है सही जगह पे ठोक दी है, यानी टू डू थिंग्स राइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, टू बी एट क्रॉस पर्पज। क्रॉस पर्पज का मतलब आप अंदाज से भी लगा सकते हैं, क्या है कि हम समझाना चाह रहे हैं ये, आप समझ रहे हैं ये, तो ये सब क्या हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे बीच में। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, टू बी एट क्रॉस पर्पज, यानी मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, टू बी इन ड्रिप्स एंड ड्राफ्ट्स। क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है, 2 बार पूछा गया ये। टू बी ड्रप्स एंड ड्राफ्ट, इसका मतलब होता है छोटी मात्रा में, यानी स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में। तो इन स्मॉल क्वांटिटीज, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि बोलने की कला। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार भैया बोलता ही रहता है, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ये उसकी कला होती है, बोलने की कला होती है, वाचन शैली होती है, बढ़िया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अ मैन ऑफ स्पिरिट अगला दिया गया, तीसरा नंबर हमारा। अ मैन ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब होता है साहसी व्यक्ति। अ मैन ऑफ स्पिरिट, जिसके अंदर एक साहसी व्यक्ति है, एक साहस छिपा हुआ है। अ वेरी करेजियस मैन, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, वर्क लाइक अ ट्रोजन। क्या लिखा हुआ है? वर्क लाइक अ ट्रोजन, यानी कि कठिन, टार्जन लिखा होना चाहिए था। वेरी हार्ड, कठिन काम करना, ठीक है, तो वर्क वेरी हार्ड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, क्या सेट टोंग्स वैगिंग। टोंग्स का वैगिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में क्या करना, लोगों को बताना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, यानी कॉज पीपल टू स्टार्ट गॉसिपिंग। किसी भी व्यक्ति, आप चाहते ही हैं कि व्यक्ति आपके बारे में बोलें, यानी कि व्यक्तियों के बोलने का कारण बनना, ठीक है, व्यक्तियों के बोलने का कारण बनना, तो इनकरेज गॉसिप, ठीक, यानी कि बातचीत करें लोग हमारे बारे में, गॉसिप को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दिया गया, अ नेल इन समवन्स कॉफिन। नेल का मतलब क्या होता है? एक जो कील होती है, तो किसी के कॉफिन में अगर क्या चली, कील चलेगी तो सीधा सीधा मतलब क्या करेगी, वो उसको नुकसान करेगी, हार्म करेगी, या एक तरीके से क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है किसी व्यक्ति को। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, समथिंग बैड, कोई बुरी चीज़, दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स समवन्स फेलियर, किसी व्यक्ति के फेल होने में जो कंट्रीब्यूट करे उसी को बोलते हैं अ नेल समवन्स कॉफिन, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 34 को देखते हैं, अ मैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ आपके सामने? अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान से देखिएगा। अ मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार घूमा है, संसार को देखा है, यानी कि हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दुनिया भर का ज्ञान भरा हुआ है, दुनिया भर का एक्सपीरियंस भरा हुआ है, तो हाईली एक्सपीरियंस्ड इन मैनी फील्ड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड इन द मैनी फील्ड्स। ओके, नेक्स्ट 35 है, अ लीप इन द पार्क, अ लीप इन द डार्क, सॉरी, अ लीप इन द डार्क। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा कदम उठाना जो बिल्कुल साहसी कदम हो, यानी डेयरिंग स्टेप। क्या होगा? डेयरिंग स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, अ रैंडम गैस और अ रिस्की अटेम्प्ट। ये देखो, इससे अंदाजा लगा सकते हो। अ लीप इन द डार्क, अंधेरे में कदम रखना, सीधा सीधा मतलब है अंधेरे में कदम रखना, यानी कि आप साहस कर रहे हैं, डेयर कर रहे हैं। अ रिस्की अटेम्प्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अ फ्लैश इन द पेन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 क्या है, अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन का मतलब क्या होता है कि अचानक से आपको सफलता मिल जाए, बहुत ही कम प्रयासों में आपको अगर सफलता मिल रही है, अब बोलते हैं अ फ्लैश इन द पैन। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका, ऑप्शन बी, सडन बट ब्रीफ सक्सेस, छोटी और अचानक से मिलने वाली सफलता ही कहलाती है अ फ्लैश इन द पैन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 37 दिया गया है, अ ब्लॉट ऑन द लैंडस्केप। क्या दिया गया है? अ ब्लॉट ऑन द लैंडस्केप। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं, कोई अच्छी सी पेंटिंग वगैरह उसको आपने बर्बाद कर दिया, ऐसा कोई कार्य कर दिया, तो अच्छी बढ़िया लैंडस्केप इसमें ब्लॉट कर दिया, मतलब एक तरीके से बिगाड़ देना किसी चीज़ को। तो समथिंग दैट स्पॉइल्स अ सिचुएशन, एक ऐसी कोई चीज़ जो किसी परिस्थिति को क्या कर सकती है, बिगाड़ सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने दिया गया है, द कैप्टर्स ऑफ द किडनैप्ड कैप्ट हिज फैमिली ऑन टेंटर हुक्स। क्या लिखा हुआ है? द कैप्टर्स ऑफ द किडनैप्ड कैप्ट हिज फैमिली ऑन टेंटर हुक्स। तो यहाँ पे जो ऑन टेंटर हुक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका इडियम है और इसका आपसे मतलब पूछा गया है कि एक सस्पेंस वाली जो स्थिति बनती है कि भैया हुआ तक क्या था, कि हमको कभी पता नहीं चलता किडनैप कर लिया, कैसे कर लिया किडनैप। तो एन एनेक्जियस, चिंता युक्त सस्पेंस आपके सामने जो होता है उसी को बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 39 को देखते हैं, आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ पीपल। तो यहाँ पे देखो योर होल एंड कॉर्नर मेथड की बात हो रही है। तो होल एंड कॉर्नर मेथड का मतलब क्या होता है, ऐसे बिल्कुल सीक्रेटली आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ के तरीके आपने बनाए हैं, कहते हैं ना ट्रिक्स बना करके हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, तो ये वही हैं होल एंड कॉर्नर मेथड्स, यानी कि सीक्रेटली कोई काम करना, सीक्रेटली प्लान बनाना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे सामने, ही वाज इन ए ब्राउन स्टडी। ये देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इन अ ब्राउन स्टडी लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको बताना है कि इन अ ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक आप ऐसे मूड में चले गए हैं, यानी कि जहाँ पे आप बहुत तरीके से विचार कर रहे हैं, विचार मग्न मुद्रा में चले गए हैं, और तब जाकर के नॉट सिम कैच माई पॉइंट, तब भी आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहना क्या चाहता है जो यहाँ पे, एब्जॉर्ब इन रीडिंग, पूरी तरीके से आप घुस चुके हैं पढ़ाई में, इसी को बोलते हैं अब ब्राउन स्टडी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है क्या,
द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, भैया ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है एसएससी का। ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी कि किसी के प्रति आप क्या कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, किसी की सफलता से आप क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है पर्सनल जेलसी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। 42 है, ही इज नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, प्लेइंग विद द फुल डेक, ये देखो 42 सामने क्या है, प्लेइंग विद द फुल डेक, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति, क्या है क्वेश्चन, वो कौन सा है, ये 42 है ना। प्लेइंग विद द फुल डेक यानी कि कोई ऐसा गेम आप खेल रहे हैं जिसमें आपको जो इंटेलिजेंस चाहिए है, जो बुद्धिमत्ता चाहिए वो है ही नहीं, फिर भी आप खेले जा रहे हैं, यानी कि आपको वो गेम खेलना आता नहीं, गेम सुना नहीं, बस खेलेंगे जिद के मारे, तो वही गलत है। इज नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, समवन हु लैक्स इंटेलिजेंस, जिसके अंदर क्या होती है, ज्ञान की उस चीज़ को लेकर के कमी होती है, उसी को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी विद द फुल डेक। नेक्स्ट 43 आपके सामने दिया गया क्या, हैरास्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस ही डिसाइडेड टू पुट हिज फुट डाउन, यानी लगातार उसको हैरास किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो आखिरी में उसने क्या डिसाइड किया, जब उसको असफलता मिली, जस्टिस न्याय नहीं मिला, तो उसने फाइनली क्या कर लिया कि नॉट टू यील्ड, कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता है, उसने अपने जो कदम है वापस ले लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्ड, ये कितना है कि पता भी न चले, उसी को बोलते हैं अनफीलिंगली, महसूस भी ना हो, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मतलब आराम से मौत के घाट उतार देना, आराम से मौत के घाट उतार देना, यानी चैन की मौत, चैन की मौत, वही कहलाता है अनफीलिंगली, पता भी ना चले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए, इन कोल्ड ब्लडेड विदाउट फीलिंग और मर्सी, इसका मतलब क्या होता है, बिना किसी दया के भावना के आपने मौत के घाट उतार दिया, आराम से उतार दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपको मार रहा है कि बिल्कुल आपकी गर्दन ऐसे काट रहा है जैसे केक काट रहा हो, ठीक है, तो उसने मौत के घाट बड़े आराम से उतार दिया, विदाउट फीलिंग यानी, और मर्सी दिखाए, दया दिखाए बिना ही, ठीक है। नेक्स्ट 45 आपके सामने दिया, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी, ठीक है। प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब क्या होता है कि अपीजिंग टू द मासेस, जो लोग सामने खड़े हैं उनके सामने अपील कर रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी कि वोट फॉर मी, वोट फॉर अस, जनता के लिए काम कोई नहीं करेगा, वोट सबको चाहिए, ठीक है। तो प्लेइंग टू द गैलरी क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, अपीजिंग टू द मासेस, जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे वोट मांग रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अ हॉर्नेट नेस्ट क्या लिखा हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है एक अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जो आपके लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला 47 है, गॉड्स एकड़ रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी भगवान का जो 1 एकड़ होता है जमीन की, यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या होता है, सीमेंट्री बिसाइड चर्च, यानी कि ये जो आपका गॉड्स एकड़ का मतलब होता है, एक जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें जो चर्च के पीछे की जो सीमेंट्री होती है, ठीक है, उसी को बोला जाता है गॉड्स एकड़, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, 48 है, सी रैंगल्ड ओवर एन एसिस शैडो, सी रैंगल्ड एंड ओवर एसिस शैडो, इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब होता है कि छोटी छोटी बात पर क्या कर रहे हैं आप, झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे मैटर्स पे, तो क्वारल विथ ओवर ट्राइफल्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। टू प्ले सेकंड फिडल, यानी दूसरे मौके की तलाश करना, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ एनदर पर्सन, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना, इसी को बोलते हैं टू प्ले सेकंड फिडल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्टीशन का, क्योंकि शुरुआत में 50 देखेंगे, अगले 50 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बैगर्स डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है आपके सामने, बैगर डिस्क्रिप्शन यानी कि जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, अनडिस्क्रिप्टेबल, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट बी डिस्क्राइब, इसी को कहते हैं बैगर्स डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन देखे हैं, 50 क्वेश्चन देखे हैं, कितने क्वेश्चन देखे हैं, पूरे 50 क्वेश्चन देखे हैं, 50 इडियम एंड फ्रेज देखे हैं, और अगली वीडियो जो आपकी आएगी जो कि आपका पार्ट 2 होगी, वहाँ पर जो बचे हुए 50 हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप इसको आप लोग वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वास्तव में मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट आपको रिलेवेंट मिल रहा है, तो आप इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, और नौकरी आपको लेना ही है, ठीक है, बाय बाय।